Very good afternoon, everyone. We'll be starting with international economics today. And under international economics, we will be talking about theories of international trade. We'll be talking about balance of payments, then certain regional trade blocks, regional trade blocks, regional economic integration, then trade under imperfect competition. We'll be combining UGC NET economics and commerce classes because most of the material is similar. This is basically about economics, and when I talk about your commerce syllabus, then these things are included. Along with that, you have explicitly certain terms are mentioned like your FERA Act, FEMA Act, then you have corporate social responsibility, then you have Consumer Protection Act, then globalization. What do you mean by globalization and its trends? तो ये सब चीज़ें आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक सेक्शन. सो वट एवर विल बी कवरिंग विल बी important for both commerce and economics. उसी तरह से comprehensively I will be covering all the topics one by one. Is that clear? Okay, Shagun. Okay. Now, if I talk about international economics, what do you mean by international economics? International economics का क्या मतलब है? International economics. क्या क्या चीज़ें, मतलब हम क्या देखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, यू नो मतलब इसमें हम क्या एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, इसमें क्या मतलब है इसका. जैसे हम मैक्रो में पढ़ते पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, माइक्रो में हम एक फर्म की बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम ग्रोथ थ्योरीज, डेवलपमेंट थ्योरीज, इन सबको देख रहे हैं. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? That means you're talking about relation with the rest of the world, right? We're talking about our relation, domestic countries relation with the rest of the world, right? ये सब चीज़ें देखते हैं हम. तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, और उसमें भी हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. हम क्यों पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? क्या है इसमें, क्या एस्पेक्ट्स इसमें कवर होते हैं, क्या है थ्योरीज के अंदर? हम्म हम थ्योरीज क्यों पढ़ते हैं, क्या समझने के लिए हम थ्योरीज पढ़ते हैं? व्हाट इज द बेस, व्हाई आर वी स्टडिंग द थ्योरीज? ओके, तो हम थ्योरीज को क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ लेते, रहने देते, थ्योरीज को क्यों पढ़ रहे हैं हम? टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई ट्रेड अराइजेज. कि अगर कोई कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं तो उसका रीजन क्या है, वो क्यों करना चाहती हैं आपस में ट्रेड, क्या रीजन है उनका? अपने आप ही कर लें, क्लोज्ड इकोनॉमी में रह लें. हम क्यों ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? है ना, हम ओपन इकोनॉमी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमने देखना है कि ट्रेड किस लिए हम ट्रेड करना चाहते हैं. हम एक उतार की पोजीशन में रह लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए हम ट्रेड करना चाहते हैं, राइट? तो ट्रेड क्यों होती है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड अ कंट्री गेटिंग इनटू अ ट्रेड विद अनदर कंट्री? उसके लिए क्या है, हम इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज को पढ़ते हैं कि पहले जो इकोनॉमिस्ट थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे ये ट्रेड का रीजन चेंज होता गया, कैसे सबसे पहले ट्रेड किस कारण की वजह से होता था, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब क्या रीजन है कि ट्रेड क्यों होता है. तो हमने एक प्रोसेस को देखना है, एक ट्रेंड को देखना है कि कैसे कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम countries have evolved, economies have evolved, international economics has evolved, and trade has evolved over a period of time. That is the reason why we need theories of international trade. That is the reason why we study these theories. Done? Done? समझ आया अब क्या रीजन है? Okay, so first of all we have mercantilists views on trade.
अगर आपको लगे तो आप ये बोलोगे कि सबसे पहले एडम स्मिथ ने अपनी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी, बट नहीं, उससे पहले भी एक थॉट प्रोसेस या फिर एक आइडियोलॉजी चलती थी जिसे हम बोलते हैं मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी। अब इसमें क्या था, व्हाट डिड दीज मर्केंटलिस्ट्स, मर्केंटलिस्ट वर्ड कहाँ से आया, मर्चेंट से। हम बचपन में इंग्लिश में पढ़ते थे ना, मर्चेंट्स ऑफ वेनिस, यू नो विलियम शेक्सपियर का हम इतने सारे वो पढ़ते थे, पोएम्स एंड यू नो स्टोरीज एंड ऑल, हम देखते थे मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, ये तो सुना होएगा सबने। तो हम कहाँ से वर्ड आया, ये मर्चेंट से वर्ड आया। एंड व्हाट डू मीन बाय वर्ड मर्चेंट्स, जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे, बिजनेसमैन जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे। तो इनका व्यू क्या था कि हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, वी नीड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स एंड वी नीड टू लिमिट आवर इम्पोर्ट्स। इनका सिर्फ यही एक यू नो मोटिव था, यही एक गोल था, क्या करना, टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स एंड टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स। ये बोलते हैं कि हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट्स को हमने कम से कम रखना है। और ये वेल्थ को किस टर्म्स में देखते थे, वेल्थ को किस टर्म्स में देखते थे, गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स के टर्म्स में। गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आप गोल्ड या फिर ये प्रेशियस मेटल्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा एक इकोनॉमी की वेल्थ होगी, उतनी ज़्यादा वो इकोनॉमी रिच होगी, उतनी ही ज़्यादा वो इकोनॉमी प्रॉस्परस होगी। ये रीज़न था कि क्यों वो ट्रेड करना चाहते हैं, टू एक्यूमुलेट गोल्ड एंड सिल्वर विद द नेशन। इसको एक्यूमुलेट करने के लिए ट्रेड होता था, ठीक है। तो ये क्या देखते थे, दे यूज्ड टू मेजर द वेल्थ ऑफ नेशंस इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक ऑफ प्रेशियस मेटल्स दे पोजेस्ड विद देमसेल्व्स। तो कितने उनके पास प्रेशियस मेटल्स हैं, कितना स्टॉक है उन प्रेशियस मेटल्स का, उसके थ्रू वो अपने ट्रेड को मेजर करते थे। डन, क्लियर, मर्केंटलिस्ट व्यू ऑन ट्रेड। चलिए, देन केम एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ का तो हमने बेसिकली पता है क्या बात करते हैं, वो फ्री ट्रेड की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, I'm sorry, I have cold, so just bear with me for today. Okay. Now, absolute cost advantage theory was given by Adam Smith. अब एडम स्मिथ ने क्या बोला, कि ठीक है, ट्रेड पहले का ज़माना अलग था कि मर्केंटलिस्ट सिर्फ गोल्ड ट्रेड करने के लिए यू नो वो सब चीज़ें करते थे, लेकिन अब वो ट्रेड की क्या बात करते हैं कि क्यों आपस में हम ट्रेड करते हैं, बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज? एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मतलब हम इसे देख रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमम, क्योंकि हमारी कॉस्ट्स मिनिमम है इसीलिए हम ट्रेड कर पा रहे हैं बल्क में। अगर हम बल्क में ट्रेड कर पाएंगे, बल्क में चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम ट्रेड कर पाएंगे। तो किस लिए ट्रेड राइज होती थी, बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो उन कंट्रीज को ट्रेड करना चाहिए है जिनकी कॉस्ट, जिस प्रोडक्ट में जिस कंट्री की कॉस्ट सबसे मिनिमम आ रही है ना। कॉस्ट क्या होता है, जो आपका लगता है पैसा, है ना, किसी बिजनेस को करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको पैसा लग रहा है ना। तो क्या बात कर रहे हैं कि आपको उसी चीज को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम है। अगर सब लोग अपनी मिनिमम कॉस्ट वाला प्रोड्यूस कर पाएंगे, उससे क्या होगा, ट्रेड बेनिफिशियल होगा, सबको सब चीजें मिलेंगी एंड ओवरऑल जो इकोनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड है वो अच्छे से हो पाएगी, फ्री ट्रेड हो पाएगी, अच्छे से ट्रेड हो पाएगी। ये रीजन था एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें ही सेड दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन द टू हैव एब्सोल्यूट डिफरेंस प्रोडक्शन। अगर टू कंट्रीज है, कंट्री ए है और कंट्री बी है, ये आपस में ट्रेड तभी कर पाएंगी, दो प्रोडक्ट्स हैं सपोज एक्स वाई, ये आपस में ट्रेड तभी कर पाएंगे एक्स और वाई में अगर ए इनमें से प्रोडक्ट्स में से किसी एक में मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहा है और दूसरे प्रोडक्ट में
कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा है, तभी वो आपस में ट्रेड करेंगे। ये बोला एडम स्मिथ ने अपनी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, राइट? नाउ यू हैव टू नो द assumptions. What did he assume? What did Adam Smith assume? Complete specialization. What do you mean by complete specialization now? क्या मतलब है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का? assumptions का मतलब भी पता होना चाहिए ना हमें। हाँ जी बताइए। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब है बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग विद मिनिमम कॉस्ट, तो आपकी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में स्पेशलिटी है, आप स्पेशलाइज कर रहे हैं उस चीज को प्रोड्यूस करने में, राइट? तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन ये अज्यूम कर रहे हैं। 2x2x1 मॉडल क्या क्या मतलब है? टू गुड्स है एंड वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज योर लेबर। देन परफेक्ट कंपटीशन है, ये तो हमें पता ही है, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वाला फंडा। Then we have full employment. This is the basic assumption of Adam Smith theory. Constant returns to scale. What do you mean by constant returns to scale? Online? What do you mean by constant returns to scale? Yes, exactly. The amount of inputs you are putting, उतना ही आप output कर पा रहे हैं, आप inputs दे रहे हैं। क्या constant returns to scale? For transportation cost, perfect mobility of factors within the nation but not outside the nation. मतलब कि अगर हम अपनी नेशन की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो वहां पे स्टेट्स के बीच में मूव कर सकते हैं लेबर, बट अमंग द डिफरेंट नेशंस नहीं मूव कर, राइट? देन वी हैव लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. व्हाट डू यू मीन बाय लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू? व्हाट डू यू मीन बाय लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू? ये तो बेसिक असम्पशन है सब थ्योरीज की. हाँ जी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू मतलब कि अब जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसे किस टर्म्स में देख रहे हैं कितना लेबर लग रहा है उसे प्रोड्यूस करने में, हाउ मच पर यूनिट ऑफ लेबर लग रहा है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, वो उससे हमें एक वैल्यू पता चलती है, एक वर्थ पता चलती है. The worth of a product is measured by the amount of labor that is used in producing that good. Done? Clear? These are certain assumptions of absolute cost advantage theory. अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, राइट? देखो यहाँ पे, look over here. Suppose there are two nations, US and UK, and there are two products, product A and product B. किससे प्रोड्यूस हो रहा है ये? लेबर से. कैसे पता चला? बिकॉज इन दिस थ्योरी इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज मेजर्ड बाय द पर यूनिट ऑफ लेबर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट. ठीक है, सपोज एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, दो है कंट्रीज यूएस और यूके. पर यूनिट लेबर में यूएस कैन प्रोड्यूस 6 यूनिट्स ऑफ लेबर ऑफ विद 6 units of product A with 1 unit of labor. तो यूएस क्या कर रहा है? 1 यूनिट ऑफ लेबर से 1 यूनिट ऑफ लेबर से कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है? प्रोडक्ट ए. प्रोडक्ट ए कितना? 6 यूनिट्स, राइट? सिमिलरली यूके कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है पर यूनिट लेबर से? सिर्फ 1 यूनिट. अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करें तो यूएस कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है? 4 यूनिट्स विद 1 यूनिट ऑफ लेबर और यूके 5 यूनिट्स विद 1 यूनिट ऑफ लेबर. अब बताओ किसकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है किस प्रोडक्ट में? टेल मी शागुन. हाउ बी? हाउ बी? यस यस. तो व्हाट डिड एडम स्मिथ से कि बिकॉज अगर हम प्रोडक्ट ए की बात करें, है ना, 1 यूनिट लेबर लगा के यूएस इज प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स, राइट? एंड यूके इज प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ओनली. तो प्रोडक्ट ए कौन बनाएगा? यूएस, राइट? सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करें, प्रोडक्ट बी में विद 1 यूनिट ऑफ लेबर US is producing only 4 units and
यूके इज प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, तो कौन प्रोड्यूस करेगा? प्रोडक्ट बी यूके। ये सिंपल है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में, और इतना ही एडम स्मिथ ने बोला था। राइट राइट, डन। यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, आपको याद रहेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ आपका जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह है, दिस इज योर नेशन, दिस इज प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, यूएस, यूके, सपोज दिस इज 12, दिस इज 10 एंड दिस इज 1, दिस इज 2। अब इस केस में देखो, यूएस इज एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, है ना? पर यूनिट लेबर से यूएस ए भी प्रोड्यूस कर पा रहे ज्यादा और बी भी प्रोड्यूस कर पा रहे ज्यादा, फिर तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है ही नहीं, फिर क्या करें? ये तो इसकी लिमिटेशन हो गई एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की, राइट? क्योंकि इस केस में तो दिस थ्योरी फेल्स, दिस थ्योरी फेल्स। देन केम रिकार्डो, he talked about, just a second, where is Ricardo? Okay, then came comparative cost advantage of Ricardo. ठीक है, what did Ricardo say? He said कि ठीक है, अगर तो फिर भी इशू ये है कि एक कंट्री इज एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, राइट, एज कंपेयर टू द अदर, लेकिन फिर भी एक म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड हो सकती है, एक म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड हो सकती है। कैसे होगी? जो लेस एफिशिएंट इकोनॉमी है, जो लेस एफिशिएंट कंट्री है, वो वाली चीज प्रोड्यूस करे जिसमें उनका कंपैरेटिव एडवांटेज हो, या फिर जो उनका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है वो कम है। मतलब कि अगर तो बोथ प्रोडक्ट्स में यूएस इज एफिशिएंट, यूके फिर भी ट्रेड कर सके, यूके और यूएस के बीच में फिर भी ट्रेड पॉसिबल हो सकता है। कैसे देखेंगे? हम कंपेयर करके देखेंगे, रिलेटिव कॉस्ट देखेंगे हम कैसे आ रही है। लेट्स सी वो कैसे होगा। बिफोर दैट लेट्स सी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो। कौन सी बुक है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको ये भी आना चाहिए कि ना थ्योरी किसने दी एंड कौन सी बुक में दी, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल अ कंट्री टेंड्स टू स्पेशलाइज इन एंड एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज। किस में बात कर रहे हैं? वो कमोडिटीज एक्सपोर्ट करेंगे in the production of which it has maximum comparative cost advantage और minimum comparative disadvantage। ये है इसका मेन पॉइंट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि वो इजीली समझ आ जाए। ठीक है, चलिए चलो अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पहले। लुक एट दिस एग्जाम्पल नाउ। Now US is producing with 1 unit of labor 12 units of product A and UK is producing 8 units of product A with 1 unit of labor। ये कम प्रोड्यूस कर रहा है इसमें। चलो इसमें तो US will produce product A, पहला देख लिया। अगर प्रोडक्ट B की बात करें तो 1 यूनिट ऑफ लेबर से US कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B और UK 9 यूनिट्स। इसमें भी फिर US को प्रोड्यूस करना चाहिए B, है ना? तो फिर तो इसमें बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट अराइज, क्योंकि इसमें देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इसमें तो जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है एडम स्मिथ का फेल हो गया, राइट, बिकॉज यूएस हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव कॉस्ट देखें, यानी कि यूएस कितना प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यूके इज प्रोड्यूसिंग, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसे? what US no we will not divide the price, हम इसमें relative देख रहे हैं US और UK का। तो प्रोडक्ट A में what is US producing? 12 units, ठीक है, एंड what is UK with respect to UK कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 8। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कंपैरेटिव कॉस्ट निकाल रहे हैं ना हम, तो हम इसमें क्या करेंगे? व्हाट इज यूएस प्रोड्यूसिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज यूके प्रोड्यूसिंग, 12/8। क्या आया इसका आंसर आपका? 1.5।
ठीक है। सिमिलरली यूके कैसे प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज यूएस प्रोड्यूसिंग, इससे हमारी क्या है कंपैरेटिव कॉस्ट 0.6 अगर हम प्रोडक्ट ए की बात करें, ठीक है। फिर अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करें, व्हाट इज यूएस प्रोड्यूसिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज यूके प्रोड्यूसिंग 9। सिमिलरली इन केस ऑफ यूके, व्हाट इज यूके प्रोड्यूसिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज यूएस प्रोड्यूसिंग। ये समझ आया, बस इतना समझ आया आपको अभी तक कि हम कैसे इसके रिलेटिव प्राइस निकाल रहे हैं आ गया है ना। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं तो अगर हम यूएस का निकाल रहे हैं तो यूएस विद रिस्पेक्ट टू यूके, और अगर हम यूके का निकाल रहे हैं, अगर तो हमने यूएस का निकाला तो यूएस विद रिस्पेक्ट टू यूके, यूके का निकाल रहे हैं तो यूके विद रिस्पेक्ट टू यूएस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमने कैसे कंपैरेटिव कॉस्ट निकाली, ठीक है। डन, ओके। अब आगे देखते हैं अब देखो यहाँ पे देखो, अब अगर हम अब यूएस की बात करें कि यूएस को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोडक्ट ए में देखो, प्रोडक्ट ए में यूएस इज एबल टू प्रोड्यूस 1.5 यूनिट्स विद 1 यूनिट ऑफ लेबर, राइट। अगर हम प्रोडक्ट ए की बात करें तो अगर 1 लेबर लग रहा है, 1 लेबर यूनिट लग रहा है, तो वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 1.5 यूनिट्स। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस कर रहा है तो एक लेबर यूनिट से कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है 1.1, तो उसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए फिर, एग्जैक्टली व्हाई, बिकॉज यूएस इज एबल टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स विद जस्ट 1 यूनिट ऑफ लेबर। एक लेबर लगाने से वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है 1.5, तो फिर यूएस क्या करेगा, ट्रेड ए प्रोडक्ट में। डन, चलो अब यूके का देख लेते हैं यूके कितना कर रहा था 0.6 ऑफ ए विथ 1 यूनिट ऑफ लेबर, और प्रोडक्ट बी के लिए 0.9 विद 1 यूनिट ऑफ लेबर। कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है वो 1 यूनिट ऑफ लेबर से, हाँ, विच इज प्रोडक्ट बी। तो व्हाट डज दिस मीन कि यूएस क्या प्रोड्यूस करे प्रोडक्ट ए एंड यूके क्या करे प्रोडक्ट बी। ये है आपके कंपैरेटिव कॉस्ट के अकॉर्डिंग, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के अकॉर्डिंग। डन, इतना क्लियर। So what did Ricardo say? That even if a country has an absolute disadvantage in both the commodities, still there is a mutual beneficial trade which can be possible if we calculate the comparative cost। कि अगर ट्रेड करना ही है तो इस तरह से कर सकते हैं, comparative cost को कैलकुलेट करो which जिससे ट्रेड बेनिफिशियल होगा फॉर बोथ द कंट्री। डन, क्लियर, डिफरेंस पता चल गया अब एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। लेकिन देयर इज अनदर सिनेरियो वेयर ट्रेड इज नॉट पॉसिबल, कहाँ पे नहीं है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं, फॉर यूएस लेट्स कैलकुलेट द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, इट विल बी 6/3 राइट फॉर प्रोडक्ट ए, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ए के लिए यूके का क्या हो जाएगा 3/6, है ना, राइट। अगर प्रोडक्ट बी की बात करें तो यूएस का क्या हो जाएगा 4/2 एंड यूके का क्या हो जाएगा 2/4। दिस इज 2 राइट, दिस इज हाफ, दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज हाफ। तो इसमें तो कंपैरेटिव कॉस्ट आपकी जो यूएस है उसकी तो दोनों तरफ में ज्यादा आई है। कंपैरेटिव कॉस्ट देखो 2 आई है इसकी, इवन इन दिस केस दैट मीन्स यूके के केस में 2 इज ग्रेटर देन हाफ एंड यूएस इस वाले केस में भी 2 इज ग्रेटर देन हाफ, मतलब 1 यूनिट लेबर से दोनों ही डबल प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इस केस में जब आपकी कंपैरेटिव कॉस्ट सेम होंगी तब आपका कंपैरेटिव एडवांटेज या डिसएडवांटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो विद 1 यूनिट ऑफ लेबर यूएस कैन प्रोड्यूस डबल ऑफ बोथ द कमोडिटीज एज कंपेयर टू यूके। कंपैरेटिव कॉस्ट ही इक्वल है, इसीलिए ट्रेड इज नॉट पॉसिबल इन दिस। अब वो दोनों ही कमोडिटीज डबल द कॉस्ट पे, मतलब डबल चीजें प्रोड्यूस कर पा रहा है, उससे आधी से भी आधी कॉस्ट पे, देखो फिर वो क्यों ही ट्रेड करेगा, राइट। डन, तो ये है इसका डिसएडवांटेज यू कैन से।
Okay, let's move forward. Then we have opportunity cost theory. अब उसमें जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, एडम स्मिथ में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, रिकार्डो में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी की बात कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? पहले तो मुझे इसका मतलब बताओ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब. राइट. व्हाट आर यू गिविंग अप? व्हाट आर यू गिविंग अप टू प्रोड्यूस और टेक अप एनीथिंग, है ना? फॉर एग्जाम्पल, if you want to buy, either you can buy one packet of chips or you can buy 4 toffees. ठीक है? Suppose you have two options. Either you can buy one packet of chips or you can buy 4 toffees. If you buy one chips का packet, that means you are giving up 4 toffees. And if you buy 4 toffees, that means you are giving up one chip packet. Right? So what you are giving up to take up one commodity is called opportunity cost. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 जॉब्स हैं, ठीक है, एक जॉब में यू आर गेटिंग हायर सैलरी एंड दूसरी जॉब में यू आर गेटिंग अ हायर बेटर पोजीशन. तो इफ यू चूज हायर सैलरी, दैट मीन्स यू आर फोरगोइंग, यू आर गिविंग अप दैट हायर पोजीशन. एंड इफ यू टेक अप द हायर पोजीशन, दैट मीन्स यू आर गिविंग अप हायर सैलरी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट यू आर गिविंग अप टू प्रोड्यूस समथिंग एल्स. डन? तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब. तो हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ट्रेड को करने के लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं. तो जहां पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी, जिस भी चीज़ में, जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होएगी, मतलब कि अगर मुझे एक चिप्स को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 2 टॉफीज गिव अप करनी पड़ेगी. दूसरा सिनेरियो है, एक चिप्स को प्रोड्यूस करने के लिए 4 टॉफीज गिव अप करनी पड़ेगी. तो मैं कौन सा करूंगी? 1 चिप्स जिसमें मैं सिर्फ 2 टॉफीज को गिव अप कर रही हूँ. दैट मीन्स जहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा, है ना, और मतलब अगर मैं कम गिव अप कर पा रही हूँ किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो मैं वो चीज़ प्रोड्यूस करूंगी. तो हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड. मैं तभी प्रोड्यूस करूंगी अगर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है. ठीक है जी? डन? So this theory was given by Heberler. ठीक है? And they are talking about the difference in the opportunity cost leads to comparative advantage. अब रिकार्डो ने क्या बोला? कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करी थी, है ना? लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज हेबर्लर ने क्या बोला? हम कैसे मेजर करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला टर्म किसने दिया? हेबर्लर ने. इसकी भी थोड़ी सी असम्पशंस देख लेते हैं. 2x2x1 मॉडल, ये तो हमें पता है. परफेक्ट कंपटीशन है, फिक्स सप्लाई ऑफ फैक्टर्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं उनकी फिक्स सप्लाई है, वेरिएबल नहीं है, जितने हैं उतने ही रहेंगे. फुल एम्प्लॉयमेंट है, फ्री ट्रेड है बिटवीन कंट्रीज, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस टेकर की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. और यहाँ पे भी दे आर अज्यूमिंग लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. डन? ओके. लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब है, अगर हमें किसी चीज़ का वर्थ देखना है, अगर हमने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू देखनी है, हम कैसे देखेंगे? कितने यूनिट्स ऑफ लेबर उसमें लग रहा है, कि विद 1 यूनिट ऑफ लेबर मैं कितना प्रोड्यूस कर पा रही हूँ. तो हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो किससे देख रहे हैं? लेबर कितनी लग रही है उस. वो है मतलब लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का. समझ आया? डन? तो यू आर मेजरिंग द वर्थ ऑफ समथिंग by the amount of labor that you're putting in it to produce something. Done? Clear? Okay. चलिए. So, according to the theory, cost of a commodity is the amount of the second commodity that must be given up to release just enough resources to मतलब वही वाला concept कि what you are giving up to produce something is opportunity cost. ठीक है? अब सपोज करो 2 कंट्रीज हैं आपकी, यूएस और यूके. अभी हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ए. ठीक है? तो यूएस जब 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ए का, तो कितने लग रहे, तो कितना गिव अप कर रहा है वो? 1.5 यूनिट्स ऑफ बी. ठीक है? सो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए,
व्हाट इज यूएस गिविंग अप? 1.5 यूनिट्स ऑफ बी। डन। अगर मैं यूके की बात करूं तो 1 यूनिट ऑफ ए को प्रोड्यूस करने के लिए वो कितना फोरगो कर रहा है, कितने वो कर रहा है, गिव अप कर रहा है 2 यूनिट्स। तो वो क्या प्रोड्यूस, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा? यूएस क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोडक्ट ए को कौन प्रोड्यूस करेगा? यूएस, है ना? तो क्या बोल रहे हैं इसमें, जो कम गिव अप करेगा वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। डन। Now similarly, if there is 1 unit of B को प्रोड्यूस करने के लिए यूएस इज गिविंग अप 2 यूनिट्स ऑफ ए, एंड अगर हम यूके की बात करें तो 1 यूनिट ऑफ बी को प्रोड्यूस करने के लिए इट इज गिविंग अप जस्ट 0.8 यूनिट्स ऑफ ए। तो प्रोडक्ट बी को कौन प्रोड्यूस करेगा? यूके। डन। समझ आ गया क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ओके, डन। This is your opportunity cost theory. So we've done absolute advantage, comparative advantage, opportunity cost, and now we have HO theory, which is your Heckscher-Ohlin theory. क्या था Heckscher-Ohlin theory में? If you remember, it is also called factor endowment theory और factor proportions. फिर एक है, हाँ जी बोलिए, बोलो बोलो। ओके, सो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, फैक्टर की अबंडेंस की बात कर रहे हैं, राइट? कहाँ पे अबंडेंट है, कहाँ पे स्कार्स है फैक्टर। फैक्टर यानी अगर हम लेबर की बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, है ना, इसमें हम दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज योर लेबर एंड योर कैपिटल। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इफ देयर इज अ कंट्री ए, अगर वहाँ पे लेबर ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे लेबर ज़्यादा है, तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसी ही कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करनी है जो लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव है यानी कि जो लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉय कर सके। अगर वो लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉय कर सकेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होगी और अच्छे से हम वो लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी लेबर इंटेंसिव गुड को हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई और कंट्री बी है, अगर वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है तो वो क्या करे? कैपिटल अबंडेंट कमोडिटी या फिर कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को प्रोड्यूस करे, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को प्रोड्यूस करे और उसको एक्सपोर्ट करे। अगर हम आपस में इस तरह से करेंगे, जो लेबर इंटेंसिव है वो लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करे, जो कंट्री लेबर अबंडेंट है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस करे, और जो कंट्री कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस करे। अगर वो आपस में ये सब प्रोड्यूस करेंगे और एक्सचेंज करेंगे तो उससे एक म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड हो जाएगी, राइट? यही बोला था हेक्सचर-ओलिन ने। ठीक है, तो अगर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोड्यूस करे, जहाँ पे लेबर कम है, कैपिटल ज़्यादा है, वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोड्यूस करे, ये बोला था हेक्सचर-ओलिन ने। इसको इसीलिए हम फैक्टर एंडोमेंट एंड फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। ठीक है, इन्होंने कब दी थी? 1919 में, 1933 में, इसलिए हम इस दोनों को इकट्ठे देखते हैं बिकॉज उन दोनों का कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली सिमिलर, मोस्टली सिमिलर। ठीक है, so this theory states that countries which are rich in labor, जिनके पास लेबर ज़्यादा है कंट्रीज के पास, they will export in labor intensive goods। यानी कि हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? लेबर अबंडेंस की बात कर रहे हैं एंड लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज की बात कर रहे हैं। So if you are a labor abundant country, you produce labor intensive commodities. If you are a capital abundant country rich in capital, you export capital intensive goods. ये है इसका बेसिक। ठीक है, चलिए
assumptions देख लेते हैं। 2x2x2 मॉडल है इसमें, उस हमने पहले जितने भी देखे वो 2x2x1 मॉडल थे, राइट। ये है 2x2x2 मॉडल जिसमें हम लेबर कैपिटल दोनों को ही कंसिडर कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन तो है ही, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट मोबिलिटी विद इन द नेशन, किसकी बात कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल की विद इन द नेशन की बात कर रहे हैं, एंड इमोबिलिटी बिटवीन नेशन। अगर हम दो नेशंस के बीच की बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं है कैपिटल और लेबर की मोबिलिटी, लेकिन इनसाइड द नेशन है, ठीक है। दे डिफर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर सप्लाई। फैक्टर सप्लाई मतलब डिफरेंस, मतलब कहीं पे लेबर ज्यादा है, कहीं पे कैपिटल ज्यादा है। अगर कैपिटल ज्यादा है तो लेबर कम है, लेबर ज्यादा है तो कैपिटल कम है। ये है मतलब कि दे डिफर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर सप्लाई। एंड ईच कमोडिटी डिफर्स इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी। मतलब कि अगर कोई लेबर अबंडेंट है तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अगर कैपिटल अबंडेंट है तो कैपिटल इंटेंसिव। और फ्री ट्रेड तो है। एनी डाउट इन दीज अजम्पशंस? चलिए, गुड, ओके। Now, in this theory, the countries should export, produce the good which makes intensive use of the abundant. वही हमने बात देख ली कि जहाँ abundant factor और हमने intensive labor intensive, capital intensive, वही देख लिया, ठीक है। तो अब इसमें conclusions क्या है theory के? That the basis of trade is the difference between the commodity prices. तो trade किस वजह से हो रहा है? commodity prices क्योंकि different है, जो हमने finally produce किया उसके prices different है। वो कैसे डिफरेंट है? क्योंकि कॉस्ट उनकी डिफरेंट है। और कॉस्ट क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फैक्टर एंडाउमेंट्स डिफरेंट हैं। ये चीज समझ आई आपको? मतलब कि जो कि फाइनल कमोडिटी है हमने प्रोड्यूस कर दी, उनके प्राइसेस के फर्क की वजह से ट्रेड हो रही है। ऑब्वियसली जहाँ पे कम है वो ज्यादा बेचेगा, जहाँ पे कोई और कमोडिटी कम है वो वहां पे बेचेगा, है ना, ठीक है। और ये कमोडिटी प्राइसेस किस लिए? बिकॉज कॉस्ट कम है, या फिर जहाँ जो जॉन सी प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी कॉस्ट कम है। और वो कॉस्ट कम क्यों है? बिकॉज वहाँ पे लेबर इंटेंसिव है या फिर कैपिटल इंटेंसिव है, जो भी वो कमोडिटी है। डन। चलिए, डन। तो ये है आपका हेक्चेरोलिन थ्योरी। लेकिन इसके लिए हमें इसका कॉन्ट्रडिक्शन में आता है लियोंटिव पैराडॉक्स। अब लियोंटिव पैराडॉक्स क्या है? लियोंटिव वाज अ पर्सन, what did he do? He conducted a study following the US data। कौन से साल का डेटा लिया उन्होंने? 1947 का डेटा लिया, ठीक है। और 1951 में इन्होंने अपनी स्टडी लेकर आए थे वैस्ली लियोंटिव। डू यू नो अबाउट लियोंटिव पैराडॉक्स? एनी आइडिया? हाँ जी, क्या था? यस। तो क्या बोला लियोंटिव ने जब उन्होंने स्टडी कंडक्ट करी? व्हाट डिड ही सी? दैट यूएस बीइंग अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, यूएस कैपिटल अबंडेंट कंट्री है और लेबर स्कार्स कंट्री है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हेक्चेरोलिन थ्योरी, यूएस को क्या करना चाहिए था? कैपिटल को एक्सपोर्ट करना चाहिए था और लेबर को इंपोर्ट करना चाहिए था। होना तो यही चाहिए अकॉर्डिंग टू हेक्चेरोलिन थ्योरी, लेकिन उल्टा हुआ इसमें। इसमें उसने व्हाट डिड ही फाइंड इन हिज डेटा? दैट यूएस बीइंग अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री is exporting लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज को वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ये व्हाट मस्ट बी द रीजन बिहाइंड दिस? इसका सिंपल रीजन है लेबर
प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी यूएस में हायर है बिकॉज ऑफ इट्स हायर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा है, जिस वजह से लेबर बहुत स्किल्ड है, उनका हाईली स्किल्ड लेबर है, जिस वजह से वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये है आपका लियोन्टिफ पैराडॉक्स। उसने रिफ्यूट कर दिया हेक्चर-रोलिन की थ्योरी की कि नहीं भाई कैपिटल अबंडेंट है, लेकिन वो कैपिटल को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, बल्कि उल्टा लेबर को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेबर अबंडेंट कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये है आपका लियोन्टिफ पैराडॉक्स। इसको हमने लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वेंट अगेंस्ट द हेक्चर-रोलिन थ्योरी। इन्होंने फिर दोबारा स्टडी कंडक्ट करी थी, और दोबारा जब स्टडी कंडक्ट करी उसमें भी सेम रिजल्ट्स आए थे कुछ साल के बाद, ड्यूरिंग आई गेस 1990s। तब उन्होंने दोबारा से यही स्टडी करी थी एंड दोबारा से सेम ही रिजल्ट्स आए। ओके डन लियोन्टिफ पैराडॉक्स। I'll be providing these notes. I'm explaining you ताकि आपको समझ आ जाए, एंड ये नोट्स यू हैव टू रीड देम इन योर फ्री टाइम। जब भी आपको टाइम मिलेगा आपने ये रीड करना है। सेम चीज़ें लिखी है इसमें, बस मैंने आपको उसे ईजी तरीके से समझाई। डन ओके देन वी हैव नो जितना मैं yes this is enough. You can, otherwise if you really want to go deep, then you can read Dominic Salvatore. If you want to read of international economics, that'll be easier. But you need to know these specific things only. यही बेसिक है इनका। मैंने आपको क्रिटिसिज्म, जो भी पैराडॉक्स है, सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अभी आगे देखना। ओके so we are done with Leontief paradox. Then we have factor price equalization theory. ये सैमुअल्सन ने दी थी। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर एचओ थ्योरी, इसलिए हम इसे एचओएस थ्योरी बोल देते हैं। मतलब कि इट इज अ कोरोलरी ऑफ एचओ थ्योरी। हम इसे क्यों बोल रहे हैं इट्स अ कोरोलरी ऑफ एचओ थ्योरी? इसे क्यों बोल रहे हैं हम? फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सैमुअल्सन की, हम इसे एचओएस थ्योरी क्यों बोलते हैं? हेक्चर-रोलिन सैमुअल्सन थ्योरी, बिकॉज इट डज नॉट होल्ड इफ हेक्चर-रोलिन थ्योरी डज नॉट होल्ड। मतलब कि जो भी उसके अजम्पशंस हैं, जो भी उसने बताया हेक्चर-रोलिन ने, वो एज अ बेस लेकर सैमुअल्सन ने अपनी स्टडी करी। मतलब ये एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंड किया उसने थ्योरी को, वहां तक जो हेक्चर-रोलिन ने बोला वो उसको मान रहा है। हाँ कैपिटल अबंडेंट है तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोड्यूस करेगा, लेबर अबंडेंट है तो लेबर इंटेंसिव। तो क्या बोला सैमुअल्सन ने कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम ये चीज़ करते हैं ना, जहाँ पे कैपिटल अबंडेंट है वहाँ पे अगर हम कैपिटल अबंडेंट कमोडिटी को प्रोड्यूस करें और उसको एक्सपोर्ट करें, और जहाँ पे लेबर अबंडेंट है वहाँ पे लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करें, तो क्या होगा थोड़े टाइम बाद जो उनके रिलेटिव प्राइसेस हैं वो कन्वर्ज हो जाएंगे। मतलब कि अगर जैसे सपोज दो प्राइसेस है, एक यहाँ पर है एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी ये देखो, अगर सपोज यहाँ पे प्राइसेस हैं और यहाँ पे प्राइस, अब सपोज एक कंट्री ए है, सपोज दिस वन कंट्री ए, वो उसके प्राइस यहाँ पे इतना है, उसका प्राइस ऑफ लेबर, बिकॉज इट्स अ लेबर इंटेंसिव लेबर अबंडेंट कंट्री। ठीक है, यहाँ पे लेबर हाई है, वहाँ पे क्योंकि लेबर कम है, यहाँ वहाँ पे लेबर कम है तो वहाँ पे वेजेस हाई होंगे, राइट। यहाँ पे लेबर ज़्यादा है तो यहाँ पे वेजेस कम होंगे, इतना तो पता है ना। अगर लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो वेजेस कम होंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सप्लाई अवेलेबल है और लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से उसका प्राइस कम हो जाएगा, वेजेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली जहाँ पे लेबर कम है, यानी कि जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, वहाँ पे वेजेस हाई होंगे, राइट। वेजेस का सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। अब सपोज अगर यहाँ से जो जहाँ पे लेबर हाई है वो एक्सपोर्ट करके लेबर, जैसे अगर हम मोबिलिटी की बात करें, अगर लेबर एक्सपोर्ट होकर वहाँ चला गया या फिर लेबर अबंडेंट कमोडिटी वहाँ पे चली गई, ठीक है, वहाँ पे चली गई, यानी कि यहाँ पे लेबर कम होने लगा, है ना, राइट। मतलब कि हम लेबर की मोबिलिटी की बात करते हैं अभी सिंपल एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है। जहाँ पे सपोज दो कंट्रीज हैं ए एंड बी, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, यहाँ पे लेबर कम है,
जब यहाँ से एक्सपोर्ट करके हम लेबर को यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे करके लेबर कम होने लगेगा और यहाँ पे बढ़ने लगेगा। एक टाइम आएगा व्हेन लेबर विल बी इक्वल टू ईच अदर। अगर लेबर ये दोनों जगह पे सेम हो जाएंगे तो उनके वेजेस भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली जहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे अगर लेबर कम था तो यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, मतलब तो यहाँ से कैपिटल इधर चले जाएगा। तो अगर कैपिटल इधर चल जाएगा तो उसका जो प्राइस होगा, रेंट होगा, जो भी है, वो वहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। और देयर बी अ टाइम जब वेजेस और ये रेंट इनका इक्वल हो जाएगा, वो कन्वर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट पे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेड। ये बोल रहे हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी ऑफ सैमुअल्सन। वो बोल रहे हैं कि अगर हम इस तरह से ट्रेड करें, फैक्टर अबंडेंट, फैक्टर इंटेंसिव, इस तरह से अगर हम करें ट्रेड, तो क्या होगा, देयर विल बी अ टाइम जब हम कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट पे आ गए और वो इक्वलाइज हो जाएगा प्राइस, फैक्टर प्राइसेस विल इक्वलाइज। So this is a corollary of Heckscher-Ohlin theory and extension of HO theory. तो इसको हम इकट्ठे क्या बोल दिया, HOS theorem. Done? Clear? Okay. Okay. Let's move forward. आपने ये भी सुना होगा Stopler-Samuelson theorem. Have you heard of it? Any idea what is Stopler-Samuelson theorem? No idea. सुना तो होगा आपने, right? चलिए, ओके। तो स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम भी मतलब इट्स लाइक एचओ, मतलब ये सारी ना जो एचओ थ्योरी आपकी मेजर थ्योरी थी, उसके बाद ही ऐसे एक्सटेंशंस आई हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एम्पिरिकल एविडेंस हमने करा कि हाँ वो ठीक है कि नहीं। जैसे लियोन्टिफ पैराडॉक्स भी एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस्ड है। फिर आपका हमने इससे पहले कौन सा किया था, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, ये भी एम्पिरिकल एविडेंस है। वैसे ही स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड की बात करी कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क आ रहा है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क आ रहा है, कि मतलब आपकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें क्या फ़र्क आ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जो अबंडेंट फैक्टर है ना वो गेन करेगा और स्कार्स फैक्टर विल लूज। व्हाट इज दिस थ्योरी सेइंग, दैट इफ यू ट्रेड then the abundant factor in your country will gain and the scarce factor will lose। मतलब इफ यू आर अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, है ना, अगर आप कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो जो भी आप कैपिटल को यूज करके प्रोड्यूस करेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट कैपिटल को यूज करके प्रोड्यूस करेंगे वो आपका गेन करेगा, और जो बाकी का जो आपका स्कार्स रिसोर्स है, स्कार्स कैपिटल है, स्कार्स प्रोडक्ट है, वो लूज करेगा, वो बेनिफिट नहीं होगा। मतलब इसने ये बोला, ये इतना समझ आया आपको, क्या बोला इसने। अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन कि ऐसा क्यों बोला। इसने बोला कि द अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेन्स एंड द स्कार्स फैक्टर लूजेस व्हेन अ कंट्री मूव्स फ्रॉम ऑटार्की टू ट्रेड। ऑटार्की मतलब जब ट्रेड नहीं कर रहा, जब ट्रेड कर रहा है तो जो आपका अबंडेंट फैक्टर है वो गेन करेगा और जो आपका स्कार्स फैक्टर है वो लूज करेगा। क्यों करेगा, पहला रीजन है आपका बिकॉज ऑफ रिलेटिव प्राइसेस। क्या होता है, जो रिलेटिव प्राइस ऑफ द अबंडेंट फैक्टर फॉल्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे कैपिटल अबंडेंट है, यानी कि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है या फिर जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, वहाँ पे वेजेस कम होंगे, वेजेस कम होंगे। अगर वेजेस कम होंगे दैट मीन लेबर कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है तो हम एफिशिएंटली ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, प्राइस फाइनल प्राइस कम होगा, अगर फाइनल प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, जितना कम प्राइस उतनी डिमांड ज़्यादा, इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। समझ आया इतना, है ना। तो क्या है, जो रिलेटिव प्राइस ऑफ द अबंडेंट फैक्टर फॉल्स while relative price of the scarce factor rises। समझ आया इतना आपको, what is the reason why the abundant factor gains and why the scarce factor loses। ठीक है, then we have second, that is resource shift। अब क्या है ना कि अगर मैं abundant factor ही यूज करूंगी तो सारी इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज है वो उसी फैक्टर में यूज हो जाएंगे, जितने भी जैसे रॉ मटेरियल है या कोई भी चीज़ है वो मैं क्या करूँगी, अबंडेंट फैक्टर को प्रोड्यूस करने में यूज़ करूँगी, राइट। ठीक है, अगर मैं उसमें
यूज़ कर लूँगी सब चीज़ें, तो बेचारा जो स्कार्स फैक्टर है वो रह जाएगा, वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो अबंडेंट कमोडिटी है, जो लेबर इंटेंसिव है, लेबर अबंडेंट है, वो गेन करेगी और स्कार्स फैक्टर विल लूज। समझ आ गया दिस ये वाला पॉइंट भी। देन थर्ड इज एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि अगर प्राइस कम होगा अबंडेंट फैक्टर का तो उसमें डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। एक्सेस डिमांड होगी अबंडेंट फैक्टर की और सप्लाई किसकी ज़्यादा होगी, लेकिन स्कार्स फैक्टर की। उससे इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आएगा, राइट। जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसी से ग्रो करेगी ना इकोनॉमी। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ग्लट हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन होगी इकोनॉमी में, ठीक है। देन योर फोर्थ इज रियल इनकम। क्या होगा अगर ये सब चीज़ें होंगी, सो द रियल इनकम ऑफ द नेशंस अबंडेंट फैक्टर इंक्रीजेस एंड स्कार्स फैक्टर डिक्रीज। जब ये सब चीज़ें होंगी, अब समझ आया व्हाट इज स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम। व्हाट डिड ही से, दैट द अबंडेंट फैक्टर विल गेन एंड द स्कार्स फैक्टर विल लूज। Why? Because of these reasons: relative prices, resource shift, excess demand and supply, real income. Done? Done? Okay, let's move forward. Then we have Ribinski theorem. ये भी सुना होगा आपने, हैव यू हर्ड ऑफ इट, बट ये कभी समझ नहीं आया होगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी इजी। क्या बोला इसमें, रिबिन्स्की ने क्या बोला कि द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन फैक्टर एंडोमेंट ऑन द आउटपुट ऑफ गुड using that factor intensively will increase more than proportionately and output of other good will decline। क्या बोल रहे हैं इसमें, सपोज हम लेबर की बात कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या अगर हम एक लेबर अबंडेंट कंट्री है तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। अगर हम लेबर इंटेंसिव कमोडिटी यूज करेंगे तो रिबिन्स्की ने क्या बोला, जब इसको यूज करेंगे तो जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी ना लेबर इंटेंसिव, लेबर को ज़्यादा यूज़ करके जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की आउटपुट होगी वो ज़्यादा इंक्रीज करेगी एज कंपेयर टू द स्कार्स फैक्टर। इतना समझ आया अभी तक क्या बोला मैंने। इफ यू आर अ लेबर अबंडेंट कंट्री, सपोज यू आर अ लेबर अबंडेंट कंट्री, ठीक है, तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस करोगे। लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस करोगे तो जो आपकी आउटपुट है, आपने लेबर को यूज करके जो आपका आउटपुट निकला, दैट विल बी ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ इनपुट यू आर पुटिंग एज कंपेयर टू द स्कार्स फैक्टर। मतलब जो अबंडेंट फैक्टर है उसका आउटपुट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द स्कार्स फैक्टर। क्या रीजन है इसका, it is that the additional factor is primarily allocated to the sector while the output of the good using the other factor which is now relatively scarcer will actually decline। क्या मतलब है इसका, वही जो हमने पिछली थ्योरम में देखा ना स्टॉपलर-सैमुअल्सन की थ्योरम में, कि अगर हम क्यों इसका आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इनपुट्स कम है आउटपुट ज़्यादा, लेबर इंटेंसिव यूज़ करके, एक तो रिलेटिव प्राइसेस कम हो जाएंगे, रिलेटिव प्राइसेस कम हो जाएंगे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल वगैरह सस्ता होगा, वो सब चीज़ें होंगी। फिर हम सारे जो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीज़ें हैं इकोनॉमी, सारी रिसोर्सेज हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को प्रोड्यूस करने में लगा देंगे। इसको लगा देंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट होएगा तो आउटपुट ज़्यादा होगी, कार्स फैक्टर फिर से बेचारा रह जाएगा। डन। इसका भी रीज़न वही सेम है। हाँ, बोल यही रहे हैं, वही तो बोल यही रहे हैं, इनका मतलब थोड़ा सा बस डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो स्टॉपलर-सैमुअल्सन में हमने क्या बोला, दिस इज स्टॉपलर, इसमें हमने क्या बोला था इसमें हमने कि इसमें जो स्कार्स फैक्टर है, स्कार्स फैक्टर विल लूज एंड अबंडेंट फैक्टर विल गेन, राइट। इसके हमने रीजंस देखे कि ये रीजन, ठीक है। फिर रिबिन्स्की थ्योरम ने क्या बोला कि अगर हम फैक्टर अबंडेंट कंट्री हैं और अगर हम फैक्टर इंटेंसिव मतलब लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं
तो उससे क्या होगा, मैं जितनी इनपुट डाल रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी? यही रीजन है। क्यों होंगी? यही रीजन है। यही बोल रहे हैं। दैट मीन्स योर अगेन ये भी यही बोल रहे हैं कि योर abundant factor will gain and your scarce factor will lose। इसमें भी यही बोल रहे हैं। HOS थ्योरी में क्या बोले? हेक्सचर और ओल्डन ने क्या बोला? दैट ट्रेड तभी म्यूचुअली बेनिफिशियल होगी अगर कोई फैक्टर अबंडेंट है, वो अगर कोई लेबर अबंडेंट है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस करे, कैपिटल अबंडेंट है तो कैपिटल अबंडेंट थ्योरी प्रोड्यूस करे। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है हेक्सचर ओल्डन ने। ठीक है, क्या बोला? जो फैक्टर आपके पास अबंडेंट में है आप वही यूज करके प्रोड्यूस करोगे, उसने सिर्फ इतना बोला। फिर सैमुअल्सन ने क्या बोला कि अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि दोनों के प्राइसेस कन्वर्ज करके इक्वल हो जाएंगे दोनों कंट्रीज में, दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसने सिर्फ इतना बोला। फिर लियोन्टिफ ने क्या किया? लियोन्टिफ ने स्टडी करी हेक्सचर थ्योरी पे। उसने देखा तो ये तो रिफ्यूट कर रहा है, उसने कोई रीजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो उसने क्या बोला? ये तो रिफ्यूट कर रही है, यूएस तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस वो कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, जबकि वो कैपिटल इंटेंसिव है। क्यों कर रही है? इसका रीजन क्या निकला? क्योंकि वहां पे लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वहां पे ज्यादा है। ये सब चीजें एचओ थ्योरी ने कंसिडर ही नहीं करी कि हाँ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट भी हो सकती है, लेबर ज्यादा एफिशिएंट भी हो सकती है कहीं पे। एफिशिएंसी वगैरह की तो बात ही नहीं करी ना, सिर्फ अबंडेंस की बात करी है उन्होंने। ठीक है, इतना समझ आया? फिर आया स्टॉपलर सैमुअल्सन। उसने बस ये बताया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड की बात करी, किसको ज्यादा फायदा होगा, किसको कम फायदा होगा। किसको ज्यादा हुआ? अबंडेंट फैक्टर को। किसको कम हुआ? स्कार्स फैक्टर को। अबंडेंट फैक्टर को क्यों हुआ? हमने वो रीजंस देख लिए, रिलेटिव प्राइसेस कम हो जाते हैं अबंडेंट फैक्टर के, जो रिसोर्सेज हैं वो सारे यूज करते हैं हम अबंडेंट फैक्टर के लिए। ये एक्सेस डिमांड हो जाती है किसकी? अबंडेंट फैक्टर की। एक्सेस सप्लाई किसकी होती है? स्कार्स फैक्टर की। वो बोला स्टॉपलर सैमुअल्सन ने। फिर रिबिन्स्की थ्योरम ने क्या बोला? उसने क्या बात करी कि अगर उसने डिफरेंटली चीज बताई। उसने बोला कि अगर आप कैपिटल अबंडेंट या फिर लेबर अबंडेंट है, अगर आप वो वाली टाइप की कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो आउटपुट निकलेगी वो मोर देन प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप 20 यूनिट लेबर लगा रहे हो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में, तो आपको कम से कम 40 यूनिट ज्यादा, 40 यूनिट का प्रोड्यूस ज्यादा मिलेगा। वो ये बोल रहा है। और वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके रीजंस वही, वो रिलेटिव प्राइस का कम हो जाता है, रिसोर्सेज वहाँ पे एलोकेट हो जाते हैं, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, वही रीजंस वो है, लेकिन इसने डिफरेंटली बताया। रॉबर्ट सैमुअल्सन ने बोला कि इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको कम हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। और इस पे क्या कर रहा है? आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, इनपुट्स। समझ आया अब डिफरेंस? क्लियर, एकदम परफेक्ट क्लियर, ऑल द थ्योरम्स। अब तो नहीं भूलोगे? गुड। देन देर इज अ थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। इसको हम ऑफर कर्व्स वाला भी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ऑफर कर्व्स वाला। ये किसने दिया था? जेएस मिल ने दिया था। इसमें उन्होंने किसकी बात करी? इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करी। हम टर्म्स ऑफ ट्रेड भी समझेंगे, अलग अलग टाइप के टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं। व्हाट डू मीन बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड? इसको इस तरह से देख लेते हैं हम, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स अपॉन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स। तो इसमें हम क्या बात, हम रिलेटिव प्राइसेस की बात कर रहे हैं। हमने उसमें भी कौन सी थ्योरी में हमने कैलकुलेट किया था रिलेटिव प्राइसेस? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में। उसी तरह से हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स और प्राइस ऑफ इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं। उनको रिलेटिवली क्या है, कितना एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे पैसा लग रहा है, कितना मैं इम्पोर्ट कर पा रही हूँ उतने पैसे से, वो है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो उससे मैं कितने खरीद पा रही हूँ, और कितने डोमेस्टिकली खरीद पा रही हूँ, कितना बाहर से खरीद पा रही हूँ। तो कितना मेरा एक्सपोर्ट प्राइसेस है, कितना मेरा इंपोर्ट प्राइसेस है, रिलेटिवली देखते हैं और हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें। ये हम अच्छे से अलग से कॉन्सेप्ट करेंगे, लेकिन रेसिप्रोकल डिमांड में क्या बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रेसिप्रोकल डिमांड क्या हेल्प करती है? टू आइडेंटिफाई अ कंट्रीज डिमांड ऑफ वन कमोडिटी in terms of the quantities of other commodities which are to be given up in exchange। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 चिप्स का पैकेट चाहिए और मेरे पास 4 टॉफीज, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इफ आई वांट टू बाय 1 चिप पैकेट आई विल हैव टू गिव अप 4 टॉफीज एंड वाइस वर्सा। कितना गिव अप कर रही हूँ?
यानी कि इसमें क्या बात कर रही हूँ मैं कि अगर मैं 10 रुपये यूज़ करके कुछ कमोडिटी अपने देश में खरीद रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रुपये से 10 चॉकलेट्स खरीद पा रही हूँ, तो मैं 10 रुपये से एक फॉरेन कंट्री में क्या कमोडिटी खरीद सकती हूँ, क्या मेरी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है, कितना मैं वो 10 रुपये का यूज़ करके वहाँ पे चॉकलेट्स खरीद पा रही हूँ। सपोज मैं 10 रुपये यूज़ करके सिर्फ 2 चॉकलेट्स खरीद पा रही हूँ वहाँ पे, यहाँ पे मैं 10 चॉकलेट्स खरीद पा रही हूँ उतने पैसों में ही। इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल डिमांड। यानी कि जितना हम डिमांड अपनी कंट्री में कर रहे हैं उतना ही अगर क्या हम दूसरे देश में डिमांड कर पा रहे हैं, तो हम रेसिप्रोकल डिमांड की बात कर रहे हैं। समझ आया इतना? तो ये है थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। इससे हमें क्या पता चलता है, इसका बेस यही है। क्या हम ये रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड को निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? टू डिटर्मिन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसलिए करते हैं हम, टू डिटर्मिन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, और ये देखने के लिए कि रिलेटिव शेयर क्या है हर एक कंट्री का। ठीक है, इतना समझ आया? तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें बस थ्योरी की बात कर रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल डिमांड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल डिमांड का क्या मतलब है? कितना मैं डिमांड कर पा रही हूँ, कितनी कमोडिटी मैं अपनी कंट्री में डिमांड कर रही हूँ, और उतने ही पैसों से मैं कितना बाहर डिमांड कर, वो है आपकी रेसिप्रोकल डिमांड। तो हम अपनी कंट्री की डिमांड और दूसरी कंट्री की डिमांड को इक्वेट करने की बात कर रहे हैं, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसके क्या कंक्लूजन निकला कि जो आपका एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इट वुड डिपेंड ऑन ईच कंट्रीज डिमांड फॉर द अदर कंट्रीज कमोडिटी प्रोडक्शन। यानी कि वही वाली चीज़ कि कितना मैं डिमांड कर रही हूँ किसी और कंट्री के प्रोडक्शन में। यहाँ पे अगर मैं 10 चॉकलेट्स खरीद रही हूँ, वहाँ पे वैसे 2 खरीद पा रही हूँ सपोज। तो एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड इस डिफरेंस को देख के हम बनाते हैं। डन? ठीक है, तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि कितना वेयर एक्सपोर्ट्स ऑफर्ड बाय ईच कंट्री जस्ट सफाइस टू पे फॉर द इम्पोर्ट्स इट डिजायर्स। मतलब कितना मैं एक्सपोर्ट कर पा रही हूँ। सपोज मैं 10 रुपये वही 10 चॉकलेट्स एक्सपोर्ट कर रही हूँ, है ना, लेकिन मैं बाहर की कितनी चॉकलेट्स ले पा रही हूँ? सिर्फ 2 चॉकलेट्स ले पा रही हूँ। तो कितना मैंने इंपोर्ट किया और उसको यूज करके मैं कितना खरीद पा रही हूँ? मैंने कितना एक्सपोर्ट किया? 10 चॉकलेट्स, उससे मेरे को 10 रुपये आए। और मैं कितना इंपोर्ट कर पा रही हूँ? सिर्फ 2 चॉकलेट। इन दोनों चीज़ों को हमने इक्वेट किया। ये है आपकी रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी। क्लियर? फिर है आपका स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल ऑफ ट्रेड। व्हाट इज स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल ऑफ ट्रेड? बताओ। नाउ दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू योर, जो भी हमने स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम पढ़ी, रिबिन्स्की थ्योरम पढ़ी है ना, उससे सिमिलर है ये। ठीक है, किसने दी थी? जेकब वाइनर एंड डेविड रिकार्डो इन 1971 एंड लेटर इन 1974। इन दोनों ने ये थ्योरीज दी थी। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ एचओ थ्योरम। ये भी एचओ मॉडल का वेरिएशन है। इसमें क्या बोला इसने? द फैक्टर स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ ईच कंट्री विल गेन while factor specific to import sector of each country will lose। अब हमने उसमें क्या बात करी थी? फैक्टर अबंडेंट की बात करी थी। जो फैक्टर अबंडेंट है वो गेन करेगा, जो फैक्टर स्कार्स है वो लूज करेगा। हमने उन थ्योरीज में वही करी थी, स्टॉपलर सैमुअल्सन और रिबिन्स्की में। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो कमोडिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उसमें हम गेन करेंगे, और जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कमोडिटी उसमें हम लूज करेंगे। अब इसका क्या रीज़न है? It is because the exporting industry expands and import competing industry shrinks. This is due to movement in the relative prices which favors the good that was relatively abundant in each country before the trade। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम लेबर अबंडेंट हैं, तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? लेबर इंटेंसिव गुड, है ना। अगर लेबर इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? लेबर इंटेंसिव गुड। अगर हम एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं तो हमने वो 3 रीजन देखे थे ना, रिलेटिव प्राइसेस वाला रीजन, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, रिलेटिव प्राइसेस वाला देखा था ना हमने, और सारे रिसोर्सेज यूज हुए अबंडेंट फैक्टर में। वही तो है यहाँ पे, वही तो इसमें कह रहे हैं।
अब स्टॉपलर एम्बुल्सन में हमने क्या बोला, फैक्टर अबंडेंट वाली चीज का यूज करा, हम एक्सपोर्ट भी तो फैक्टर अबंडेंट कमोडिटी ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल दिया, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो गेन करेगा, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो लूज करेगा। क्यों होगा इसका रीजन, वही 3 रीजन जो हमने स्टॉपलर एम्बुल्सन थ्योरम में करे। बस इन्होंने वर्ड क्या यूज किया, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टॉपलर एम्बुल्सन में क्या वर्ड यूज किया, फैक्टर अबंडेंट एंड फैक्टर स्कार्स फैक्टर। डन, क्लियर, समझ आया इसका मतलब। तो फर्क समझ आ गया क्या है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल ऑफ ट्रेड में फर्क एंड स्टॉपलर एम्बुल्सन रेमिन्स्की थ्योरी में, उसमें दे आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का। हियर द एक्सपोर्ट कमोडिटी विल, द एक्सपोर्ट सेक्टर विल गेन, इंपोर्ट सेक्टर विल लूज। लेकिन हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास अबंडेंट है, जो हमारे पास इंटेंसिव है। अगर हम वो ज्यादा होगा हमारे पास, वेजेस कम होगी, लेबर कॉस्ट कम, सपोज लेबर अबंडेंट है, हम लेबर कॉस्ट कम होगी, प्राइसेस कम होंगे, डिमांड जनरेट ज्यादा होगी, इकोनॉमी ग्रोथ ज्यादा होगी, ट्रेड ज्यादा फेवरेबल होगी, है ना। एक्सपोर्ट भी हम वही वाली कमोडिटी कर रहे हैं इसीलिए फेवरेबल होगी, वही रीजन है, सेम टू सेम बिल्कुल, ठीक है। तो नेशन एज अ होल तो नेशन गेन करता ही करता है, लेकिन ओनर्स, लेकिन कोई ना कोई तो लूज करता है ना, कुछ लोग लूज करते हैं, कुछ लोग गेन करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी गेन करती है। तो ओनर्स ऑफ फैक्टर स्पेसिफिक टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज विल गेन एंड ओनर्स स्पेसिफिक टू इंपोर्ट इंडस्ट्री विल लूज। ये है आपका स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल ऑफ ट्रेड। डन, क्लियर। तो यही है आपकी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एनी डाउट, मर्केंटिलिस्ट व्यू समझ आ गया। इसमें मर्चेंट्स वाला आपने याद रखना है ना, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए, इंपोर्ट्स कम होने चाहिए, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्रेशियस मेटल। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में जिस भी कंट्री का एब्सोल्यूट कॉस्ट कम है वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमने देखा था कि इसमें इशू ये है कि कोई कंट्री हो सकता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, है ना, एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्री, दोनों कमोडिटीज़ में ही। उसके लिए हमारे पास कंपैरेटिव कॉस्ट है। उसमें हम कैसे देखते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट को, कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव प्राइसेस, है ना। रिलेटिव प्राइसेस जहाँ पे हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कम पैसे से, वो वाली वो प्रोड्यूस करेगा और दूसरी प्रोड्यूस करेगा, वो हमने देख लिया कंपैरेटिव एडवांटेज में, है ना। ट्रेड इसमें पॉसिबल कब नहीं हो सकती, अगर कंपैरेटिव कॉस्ट ही इक्वल हो। तब हमने देख लिया रिकार्डियन थ्योरी का क्रिटिसिज्म। फिर हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, हम इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी वो वाली कंट्री नहीं वो प्रोड्यूस करेगी, जिस कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसी कमोडिटी को। फिर हमने एचओ थ्योरी देखी, फैक्टर अबंडेंस फैक्टर इंटेंसिटी की, जो फैक्टर अबंडेंट है वही फैक्टर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस करे, वही एक्सपोर्ट करे, ये एचओ थ्योरी थी। फिर हमने उसी की फिर हमने लियोन्टिफ पैराडॉक्स देखा कि ऐसा नहीं होता भाई, यूएस की स्टडी में तो उल्टा हुआ, वो कैपिटल अबंडेंट थी लेकिन वो लेबर अबंडेंट प्रोड्यूस कर रही है, लेबर अबंडेंस एक्सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा है, एफिशिएंट है, वो उन कैपिटल फॉर्मेशन है। फिर हमने देखा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, इसमें हमने क्या बोला कि अगर हम एचओ थ्योरी को होल्ड कर रही है, फैक्टर अबंडेंट फैक्टर इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि वो कन्वर्ज कर जाएंगे, प्राइसेस जो रिलेटिव प्राइसेस हैं फैक्टर्स के वो कन्वर्ज कर जाएंगे। फिर हमने देखा स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम, क्या बोला इसने, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड की बात करी कि क्यों अबंडेंट फैक्टर गेन करेगा और स्कार्स फैक्टर लूज करेगा। फिर हमने रेमिन्स्की थ्योरम देखी, उसमें हमने क्या देखा कि जो हम फैक्टर अबंडेंट जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे उसका आउटपुट मोर देन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करेगा, उसके भी रीजन सेम थे स्टॉपलर सैमुअल्सन वाले। फिर हमने देख लिया थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, जिससे क्या डिटर्मिन होते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटर्मिन होते हैं। फिर हमने देखा स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल ऑफ ट्रेड, जो एचओ थ्योरी की ही काइंड ऑफ एक्सटेंशन है, जिसमें क्या बोला कि एक्सपोर्ट सेक्टर गेन करेगा, इंपोर्ट सेक्टर लूज करेगा। डन, ऑल द थ्योरीज क्लियर, चलिए गुड, एनी डाउट, चलो गुड। अब हम ये थ्योरीज हमारी होगी, अब हमारा जो थ्योरीज वाली सेक्शन में बचा है वो बचा है हमारा ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। हम ये कर लेंगे, जैसे वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है, दिस कॉन्सेप्ट इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड,
Then we talk about product cycle model. Then we talk about technological gap model. In next class, we will be covering these models, plus we will be covering the concept of terms of trade. Okay, this will be our next topic, and after that we will start off with BOP, balance of payment. This will be our next two classes. I'm giving you a gist. What are we going to do? No, tomorrow your class will be in the morning. I'll tell you the timings later. Okay, I hope these things are clear now. Okay.